हेलो क्लास, वेलकम। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि क्या खिलाफत मूवमेंट था, एक्चुअली खिलाफत इशू क्या था, जिसमें कि ऑटोमन टर्की को डिवाइड किया जा रहा था क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर वन हार चुकी थी और सारे मुस्लिम इसके अगेंस्ट थे, है ना। तो दो लीडर मोहम्मद अली एंड शौकत अली, उन्होंने गांधी जी के साथ मिलके सोचा कि ओके, खिलाफत मूवमेंट को वर्ल्ड वाइड मूवमेंट बनाते हैं, सॉरी इंडिया वाइड मूवमेंट बनाते हैं। ठीक है, एक तो ये हुआ था, खिलाफत पढ़ा था हमने। दूसरा हमने जो पढ़ा था वो था कि रॉलेट एक्ट क्या था। रॉलेट एक्ट एक बड़ा डिमीनिंग एक्ट था जिसके तहत किसी के ऊपर अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी का कुछ ऐसा है कि उसकी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहा था वो और सरकार को वो पसंद नहीं आई, तो उसको विदाउट जुडिशियल ट्रायल, मतलब जज के सामने बिना पेश करे कि वो गिल्टी है या नहीं है, क्या उसको कोई सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं, उसको ऐसे ही जेल में डाला जा सकता था 2 साल के लिए, है ना। तो हमने ये एक्ट पढ़ा, तो इसके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा पूरे देश में अप्रोच था और फिर उसकी वजह से जलियांवाला इंसिडेंट भी हुआ। अब हम उसके बाद पढ़ते हैं कि आगे फिर फाइनली गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कैसे किया। उन्होंने फाइनली इन सब इश्यूज को मिलाकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों पास किया, है ना। So, in his famous book Hind Swaraj, Mahatma Gandhi declared the British rule was established in India with the cooperation of Indian and had survived only because of this cooperation. उनका मानना ये था कि जब हमारे ऊपर ब्रिटिश इसलिए रूल कर पा रहे हैं क्योंकि हम उन्हें रूल करने दे रहे हैं। अगर हम सब लोग उनके अगेंस्ट हो जाए, उनको रूल ही ना करने दें, तो वो नहीं कर पाएंगे, वो हमारे हमारे ऊपर रूल नहीं कर पाएंगे, है ना। अगर हमारे ऊपर कोई तानाशाही कर रहा होता है तो वो इसलिए कर पाता है क्योंकि हम उसे करने दे रहे होते हैं। अगर हम उसके अगेंस्ट खड़े हो जाए, हम उसका विरोध करें, तो वो नहीं कर पाएगा, है ना। तो वो आराम से अपना राज नहीं चला पाएगा, है ना। इफ इंडियन रिफ्यूज टू कोऑपरेट, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर, द स्वराज वुड कम। गांधी जी के अकॉर्डिंग अगर इंडियंस खुद उनके साथ ना लगे, ब्रिटिशर्स के साथ ना लगे, उनको नॉन कोऑपरेट करें, उनको कोऑपरेट ना करें, तो स्वराज 1 साल के अंदर ही आ जाएगा। हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बिकम अ मूवमेंट? गांधी जी प्रपोज द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस. It should begin with the surrender of title and the government award and the boycott of civil service, army, police, court, legislative council, schools and foreign good. अब देखो, अब यहाँ पे ये प्लान है कि एक्चुअली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाना कैसे है। तो गांधी जी ने बोला कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो एकदम से नहीं है, वो स्टेजेस में चलेगा। जैसे स्टेज 1 में ये करना है, स्टेज 2 में ये करना है, तो ऐसे चलेगा, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि स्टेज 1 में क्या करना है। तो स्टेज 1 में उन्होंने बोला कि बायकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, जो गवर्नमेंट के अंडर जो भी सर्विसेज होती है, ठीक है, उसको बायकॉट कर दो। बायकॉट का मतलब क्या होता है? किसी को उस चीज़ को करने से मना कर देना, बिल्कुल उसका विरोध करना, है ना, उसको हम बायकॉट बोलते हैं, ठीक है। किसी चीज़ का बिल्कुल विरोध करना, उसको हम बायकॉट बोलते हैं। अब उन्होंने बोला कि आर्मी में जाने से मना कर दो, पुलिस में जाने से, इंडियन अगर मना कर दे, कोर्ट में जाने से मना कर दे, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जाने से मना कर दे, स्कूल्स और फॉरेन गुड्स यूज़ करने से मना कर दे, तो क्या होगा कि इन गवर्नमेंट है वो बिल्कुल अलोन हो जाएगी, बिल्कुल आइसोलेट हो जाएगी, है ना। तो ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप, देन इन केस गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन, अ फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च। तो उन्होंने सोचा कि अगर इस टाइम पर, अगर ऐसा करने के बाद अगर गवर्नमेंट ने कोई रिप्रेशन स्टार्ट किया, मतलब हमें दबाने की कोशिश करने लगे या कुछ ऐसा कुछ किया, तो एक सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च की जाएगी, ठीक है। एक सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च की जाएगी। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब होता है कि ना मानना। डिसोबीडियंस यही होती है ना कि किसी की बात को ना मानना, तो कि हम किसी की बात को, अंग्रेज़ों की बात को नहीं मानेंगे, तो ऐसा मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा। थ्रू द समर ऑफ 1920, महात्मा गांधी एंड शौकत अली toured extensively mobilizing power support for the movement. अब समर ऑफ 1920 में जो गांधी जी और शौकत अली है, उन्होंने पूरे इंडिया का अच्छे से टूर किया लोगों
लोगों को इस बारे में जागरूक किया कि हम क्या करने वाले हैं, बायकॉट करना ज़रूरी है और कैसे उन्हें मतलब स्कूल्स वगैरह छोड़ने हैं, या अगर वो पुलिस में है तो उन्हें पुलिस की नौकरी छोड़नी है। मतलब उन्होंने पूरे इंडिया में इस बात की अवेयरनेस फैलाई, ठीक है। मैनी विद इन द कांग्रेस वर हाउएवर कंसर्न अबाउट द प्रपोजल, दे वर रिलक्टेंट टू बायकॉट द काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल फॉर नवंबर 20। अब जो कांग्रेस के लोग थे वो उस टाइम पे थोड़ा रिलक्टेंट थे, मतलब थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्हें शायद काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन गांधी जी के अकॉर्डिंग तो बायकॉट करना चाहिए। तो इसलिए वो थोड़े से हेजिटेट कर रहे थे कि क्या उन्हें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, को डिसाइड नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो फिर दे फियर द मूवमेंट माइट लीड टू पॉपुलर वायलेंस। उन्हें लगता था कि शायद अगर मूवमेंट हुआ तो मूवमेंट से वायलेंस हो सकता है, लोग वायलेंस में घुस सकते हैं, हर जगह वायलेंस हो जाएगा। इन द मंथ बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर देयर वाज इंटेंस टसल विद इन द कांग्रेस। फॉर अ वाइल देयर सीम नो मीटिंग पॉइंट बिटवीन द सपोर्टर एंड द ओपोनेंट ऑफ द मूवमेंट। फाइनली at the session at Nagpur in 1920 a compromise worked out and non-cooperation program was adopted। तो फिर फाइनली पहले वो ठीक है रिलक्टेंट थे थोड़े, बट उसके बाद उन्होंने सोचा कि नहीं ठीक है हमें मूवमेंट लॉन्च करना चाहिए, और फाइनली नागपुर में एक उनका क्या बोलते कॉन्फ्रेंस हुआ। उस कॉन्फ्रेंस में सेशन में उन्होंने फाइनली दिसंबर 1920 में डिसाइड किया कि ठीक है हम एक इंडिया वाइड नेशन वाइड एक मूवमेंट लॉन्च करेंगे गांधी जी के साथ मिलके, ठीक है। तो यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि वाई कांग्रेस वाज रिलक्टेंट। फिर बनता है व्हेन वाज द रेजोल्यूशन पास्ड फॉर बायकॉटिंग द काउंसिल इलेक्शन, ठीक है। व्हेन वाज द रेजोल्यूशन वाज पास्ड टू सपोर्ट द नॉन कोऑपरेशन, टू लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन लिखेंगे, व्हेन वाज द रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय कांग्रेस टू सपोर्ट, हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप कंसीव द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन। अब अगला क्वेश्चन आता है कि अब मूवमेंट जब पास हो चुका है, जब बोल दिया कि ठीक है चलो हम मूवमेंट करेंगे, तो अब बताना है कि मूवमेंट अनफोल्ड कैसे हुआ, चला कैसे, कि कितने स्टेजेस में मूवमेंट में हुआ क्या क्या, ठीक है। हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप, उन्होंने कैसे अलग अलग जो सोशल ग्रुप थे उन्होंने नॉन कोऑपरेशन के आइडिया को कैसे सोचा, ठीक है। अब इस मूवमेंट को अलग अलग जगहों पर कि अर्बन एरिया में कैसे चलाया गया, रूरल इंडिया में कैसे चलाया गया, ऐसे समझेंगे, ठीक है। द मूवमेंट इन टाउन, the movement started with middle class participation in the cities. The thousands of students left the government controlled schools and colleges. Headmaster and teacher resigned and lawyer gave up their legal practices। जो स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट थे या स्कूल में काम करने वाले टीचर थे उन्होंने स्कूल ही छोड़ दिए, ठीक है, कि गवर्नमेंट स्कूल छोड़ दिए। लॉयर्स जो थे उन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ दी, मतलब लॉ को प्रीच करना, कोर्ट में जाना वगैरह वो बंद कर दिया, ठीक है, लीगल प्रैक्टिसेस अपनी ख़त्म कर दी। काउंसिल इलेक्शन जो थे वो उसमें किसी भी पार्टी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, सिर्फ एक पार्टी ने पार्टिसिपेट किया था, वो थी जस्टिस पार्टी, ठीक है। तो उनको लगता था कि सरकार के अंदर घुस के कुछ पावर गेन करके ही चेंज किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। फिर The effect of non-cooperation on economic front were more dramatic। इकोनॉमिक फ्रंट पे क्या असर पड़ा इस बात का, इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का? तो असर ये था कि फॉरेन गुड वर बायकॉटेड। जो फॉरेन से गुड्स आती थी, सारी गुड्स जो बेसिकली इंडिया क्या करता था, इंडिया रॉ मटेरियल सप्लाई करता था और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आया करती थी वहाँ से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बायकॉट होने लगी, विदेशी चीज़ें, विदेशी कपड़े, विदेशी कोई भी चीज़ जो भी है वो हर चीज़ बायकॉट होने लगी। लिकर शॉप्स पिकेटेड, जो लिकर शॉप थी, लिकर शॉप जो शराब वगैरह की दुकान थी, उनको पिकेटेड का मतलब होता है कि एक तरह का डेमोन्स्ट्रेशन करना, लोगों को रोकना उस जगह को यूज़ करने से,
ठीक है। जैसे पिकेटेड, अ फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट बाय विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस टू अ शॉप। किसी जगह पर जाने से आपको रोकना, मतलब खड़े हो जाए वहाँ पे और बोले यहाँ तो आना ही नहीं है, यहाँ नहीं आना है, तो वो पिकेटेड होता है। तो ये बेसिकली औरतों ने ज़्यादा किया था, ठीक है। एंड फॉरेन क्लोथ बर्न इन द ह्यूज बॉनफायर, और विदेशी कपड़ों विदेशी कपड़ों को बॉनफायर में जलाया गया था। इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड क्लोथ हाफ, जो इस सब से क्या हुआ, इस सब से क्योंकि हमने फॉरेन चीज़ें बंद कर दी, फॉरेन चीज़ें लाना बंद कर दिया, तो जो फॉरेन क्लोथ्स का जो इम्पोर्ट था वो भी गिर गया, मतलब ड्रॉप हो गया, ठीक है। फॉरेन क्लोथ्स का इंपोर्ट भी ड्रॉप हो गया, और वो भी ऑलमोस्ट हाफ हो गया बिल्कुल। इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट एंड ट्रेडर रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड और फाइनेंस द फॉरेन ट्रेड। लोगों ने, ट्रेडर्स जो थे, बिजनेसमैन थे, उन्होंने फॉरेन गुड्स में ट्रेड करने से ही मना कर दिया। अब देखो, जब बाहर से चीज़ें नहीं आ रही हैं तो क्या होगा, बाहर से अगर चीज़ें नहीं आ रही है लेकिन लोगों को चीज़ों की तो ज़रूरत है, तो वो चीज़ें की ज़रूरत कहाँ से पूरी होगी, वो पूरी होगी जब हम खुद से मैन्युफैक्चर करेंगे, है ना, कि इंडियन खुद से मैन्युफैक्चर करेंगे चीज़ों को। तो उससे क्या हुआ, जो इंडियन इंडस्ट्री थी वो बढ़ना स्टार्ट हो गई, इंडियन को फ़ायदा मिलने लग गया। इंडियन जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ऐसा कुछ था। इवन जो चरखा का कंसेप्ट है वो भी यहीं से आता है कि हम बाहर से नहीं लेके आएंगे कपड़ा, अपना कपड़ा अपने आप काटेंगे, तो ये एक कंसेप्ट था, ठीक है। फिर बट द मूवमेंट इन द सिटीज़ ग्रेजुअली स्लोड डाउन, पर मूवमेंट जो था वो धीरे धीरे डाई डाउन होने लगा, स्लो डाउन होने लगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखिए, जब गवर्नमेंट स्कूल छोड़ दिए, गवर्नमेंट कॉलेज छोड़ दी, चीज़ें छोड़ दी, ठीक है, लेकिन उसके अलावा फिर पढ़ना लिखना तो है ही, है ना, पढ़ना लिखना तो है ही। तो या तो कोई इंडियन स्कूल होते, कोई इंडियन कॉलेजेस होते, या इंडियन कोर्ट होते जिसमें जाके लोग अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकते, अपना लीगल प्रैक्टिसेस कंटिन्यू कर सकते, कुछ तो होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या कि इंडियंस का खुद का बनाया हुआ कुछ भी नहीं था, कोई स्कूल नहीं थे, कोई कॉलेज नहीं थे। तो फिर लोग, ठीक है, थोड़ा टाइम उन्होंने प्रोटेस्ट किया, 6 महीने 1 साल घर पे बैठे, बट उसके बाद फिर उन्हें भी ज़रूरत फील होने लग गई कि उन्हें वापस से स्कूल ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। हाउ देन कुड दे बायकॉट द मिल क्लोथ, मिल क्लोथ वो क्यों बायकॉट नहीं कर सके, क्योंकि जो कपड़े थे वो अगर हैंडीक्राफ्ट से, मतलब खुद से बनाते थे, तो वो काफ़ी, जो खादी के क्लोथ थे वो काफ़ी महंगे मिला करते थे, वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हुआ करते थे। और जो बाहर से कपड़े आते थे, जो मिल से बनते थे कपड़े, वो काफ़ी सस्ते हुआ करते थे। और इंडिया की मैक्सिमम जनता पुअर ही थी, तो पुअर लोग ऑब्वियसली महंगा सामान खरीदेंगे या सस्ता, ऑब्वियसली वो सस्ता सामान खरीदेंगे, है ना। तो इसलिए वो महंगा खादी नहीं खरीद पा रहे थे, और उन्हें फाइनली अपनी ज़रूरतों के लिए फिर से अंग्रेज़ों वाला सामान खरीदना पड़ा, बाहर से आया हुआ सामान खरीदना पड़ा, ठीक है। So the student and teacher began trickling back to the government school, and lawyer joined back the working government court. तो फाइनली जो स्कूल वगैरह छोड़े थे, लोगों ने वापस से स्कूल ज्वाइन कर लिया, वापस से अपना प्रोफेशन ज्वाइन कर लिया, क्योंकि कुछ और बाकी नहीं था। फिर ये तो था टाउन के बारे में, ठीक है। यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बनता है, हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड इन द टाउन्स। पहला तो ये बनेगा, दूसरा बनेगा why did the movement fail in town, why did the non cooperation movement fail in town, ठीक है, ये आप लिखेंगे। नेक्स्ट है रिबेलियन इन कंट्री साइड। कंट्री साइड मतलब रूरल एरिया में कैसे रिबेलियन कैसे हुआ। From the cities, the non-cooperation movement spread to the countryside. It drew into its fold the struggle of peasant and tribal, which were developing in different part of India in the year after the war. ऑब्वियस है कि जो रूरल एरिया है वहाँ पे तो पीजेंट और ट्राइबल ऐसे ही लोग ही रहते होंगे, तो उनका जो पर्सपेक्टिव था अगेंस्ट ब्रिटिश, उसको यूज़ किया गया। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है अवध पीजेंट्स का, ये उसमें क्या होता है, ठीक है, देखते हैं। तो एक लीडर थे जो थे बाबा रामचंद्र, जो कि खुद एक सन्यासी थे, एंड वो पहले फिजी में इंडेंचर्ड लेबर की तरह काम कर चुके थे, जो मतलब लेबर की तरह खुद से वो एक प्लांटेशन में काम कर चुके थे। फिजी मतलब फिलीपींस में एक जगह पर फिजी है, वहाँ पे काम कर चुके थे, बट अब वो सन्यासी थे, ठीक है।
जो इन्होंने मूवमेंट चलाया था वो मूवमेंट अवध में था, और वो मूवमेंट वाज हेयर अगेंस्ट द ताल्लुकदार एंड लैंडलॉर्ड हु डिमांडेड फ्रॉम द पीजेंट एग्जॉर्बिडेंटली हाई रेंट्स एंड वेराइटी ऑफ अदर सेसेस। जो मूवमेंट था वो स्टार्ट कैसे हुआ, वो लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट स्टार्ट हुआ। जो लैंडलॉर्ड्स थे वो बहुत ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंट प्राइस, बहुत ही हाई प्राइस, हाई रेंट, ये सारी चीज़ें मांगा करते थे। सेस होते हैं एक्स्ट्रा टैक्स, और भी ऊपर से टैक्स के ऊपर और भी टैक्स, तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब लोग वो लूटा करते थे बेसिकली इतना सारा टैक्स लगा के। पेजेंट हैड टू डू बेगार, पीजेंट को जो था वो बेगार करना पड़ता। बेगार क्या होता है, बेगार एक टाइप की लेबर होती है जिसमें कि आपको उसको करने के बदले कोई पैसा नहीं मिलता। मतलब अगर कोई आप कोई काम करते हो किसी के लिए तो आपको उसके बदले पैसा मिलना चाहिए, राइट। लेकिन बेगार में क्या होता है कि आप बस ऐसे फ्री में ही काम कर रहे हो और उसको उसके लिए कोई पैसा नहीं मिल रहा। तो लोग थे वो परेशान थे, बेगार करना पड़ता था उन्हें लैंडलॉर्ड्स के लिए, उनका घर का काम करना पड़ता था फ्री में, ठीक है। तो एज टेनेंट हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेनर being regularly evicted, so they could acquire no right over the lease land। जो tenants थे, जो मतलब लोग रेंट पे लेके काम किया करते थे उसके ऊपर, लैंड के ऊपर फसलें उगाया करते थे, उन लोगों को कभी भी निकाल दिया जाता था, कभी भी एविक्ट कर दिया जाता था उस लैंड से, कभी भी उनसे लैंड छुड़वा दिया जाता था। ऐसा क्यों हुआ करता था, क्योंकि अगर कोई एक, मान लो एक किसान ज़्यादा टाइम एक जगह पर 10-12 साल से एक जगह पर कर रहा है खेती, तो ऐसा ना हो कि वो उस पर हक जमाने लग जाए कि ये तो मेरी ही ज़मीन है, ऐसा ना हो। इसलिए जो लैंडलॉर्ड थे वो जल्दी जल्दी बदलते रहते थे, टेनेंट्स को निकालते रहते थे, ठीक है। तो ऐसा होने लग गया। तो द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन, तो वहाँ पे ये पीजेंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ। उन्होंने डिमांड किया कि रेवेन्यू एक तो ख़त्म होना चाहिए, कम होना चाहिए, ख़त्म नहीं कम होना चाहिए, ज़्यादा मत मांगो, मांगो बट कम मांगो, ठीक है। दूसरा, बेगर ख़त्म हो जाना चाहिए, बेगार बिल्कुल ही ख़त्म हो जानी चाहिए। बेगार ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा, फ्री की जो लेबर करते हैं वो नहीं होगी। एंड सोशल बाइकआउट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड, जो भी लैंडलॉर्ड है जो कि बहुत ज़्यादा ही ऑपरेशन करते हैं, जो बहुत ज़्यादा लोगों को दबाते हैं, उनका बाइकआउट होना चाहिए, ये उन्होंने डिसाइड किया फाइनली। अब उन्होंने क्या, कैसे बाइकआउट कैसे किया, इसको बोलते हैं नाई धोबी बंद। नाई धोबी बंद मतलब नाई अपनी सर्विसेज नहीं देगा उस लैंडलॉर्ड को, धोबी अपनी सर्विसेज नहीं देगा, मिल्कमैन उनके घर में जाने से मना करेगा, उनके घर में दूध देने से मना कर देगा, रिक्शा पुलर बिल्कुल हेल्प नहीं करेंगे, कहीं अगर उन्हें आना जाना है तो उनको कोई आने जाने नहीं देगा। मतलब ऐसे ये बाइकआउट, जो सोशल बाइकआउट है कि ठीक है कि उसको बिल्कुल कुछ भी सुविधा प्राप्ति ना हो, उसको कुछ भी ना मिले, ठीक है। तो इसको नाई धोबी बंद बोलते हैं। तो उन लैंडलॉर्ड्स को, ताकि प्रेशराइज किया जाए, क्योंकि उनकी सारी चीज़ें करना बंद कर देंगे, अगर कोई सर्विस ही नहीं मिलेगी उन्हें, तो ऑब्वियस है वो थोड़ा प्रेशर फील करेंगे, ठीक है। By October, the Awadh Kisan Sabha was set up by Jawaharlal Nehru, Baba Ramchandran and few others। अब जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने विलेज में घूमना स्टार्ट किया, अवध के विलेजेस वगैरह में घूमना स्टार्ट किया और उनकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करने लगे, ठीक है। उनकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करने लगे तो उन्हें एक लगा कि हमें एक पार्टी बनानी चाहिए, काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। तो उन्होंने फाइनली बाबा रामचंद्र के साथ मिलके अवध किसान सभा बनाई, ठीक है। अवध किसान सभा बनाई। विद इन अ मंथ ओवर 300 ब्रांचेस हैड बीन सेट अप इन द विलेज अराउंड द रीजन। सोचो ये इतनी पॉपुलर हो गई कि एक मंथ के अंदर विलेजेस में 300 ब्रांचेस बन गई, इसकी 300 ब्रांचेस बन गई। मूवमेंट बिगेन द फॉलोइंग ईयर। द एफर्ट ऑफ कांग्रेस वाज टू इंटीग्रेट द अवध पीजेंट स्ट्रगल इनटू द वाइडर स्ट्रगल। अब क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी स्टार्ट हो चुका था, तो कांग्रेस क्या चाहती थी कि जो ये पीजेंट स्ट्रगल है ये इसको भी अपने साथ ही मिला ले, है ना, कि पीजेंट भी अंग्रेजों के अगेंस्ट कर रहे हैं, है ना, तो कि उनको भी मिला लो, अपने साथ मिला लो, उनका स्ट्रगल भी अपने स्ट्रगल में, नॉन कोऑपरेशन में मिला लो, ठीक है। The peasant movement, however, developed in the form that Congress leadership was unhappy with. As the movement spread in 1921, the houses of talukdar and merchants were attacked, bazaars were looted, and the grain hoarded were taken over.
In many places, local leader told peasants that Gandhiji had declared no tax were to be paid and land was to be distributed among the poor. In the name of Mahatma, the name of Mahatma was being invoked to sanction all action and aspiration. अब देखो कांग्रेस ने, ठीक है, उनको अपने साथ मिलाने का सोच तो लिया, लेकिन कांग्रेस इस बात से बड़ी परेशान हो गई। क्यों? क्योंकि जो कंट्री साइड पे लोग थे, इनका जो तरीका था प्रोटेस्ट करने का वो बिल्कुल भी नॉन वायलेंट नहीं था। वो लोग जैसे उन्होंने वायलेंस करना स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट द ताल्लुकदार एंड द मर्चेंट्स। उनके घर को अटैक करना, उनके घर से सामान चोरी करके ले आना, ग्रेन वगैरह को होल्ड करके रखना, अपने पास जमा करके रखना, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें उनकी स्टार्ट होगी जो कांग्रेस नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। और फिर कई जगहों पर झूठी अफवाहें फैला दी गई कि जैसे गांधी जी ने बोल दिया है कि कोई टैक्स पे नहीं करेगा, जबकि गांधी ने ऐसा कुछ नहीं बोला था। तो फिर थोड़ा सा जो मूवमेंट था वो काफ़ी आउट ऑफ द वे जा रहा था, आउट ऑफ जो फोकस है उनका उससे जा रहा था। तो अपनी मर्जी कर रहे थे लोग, जो भी उनका मन आ रहा था, और जो भी मन आ रहा था उसके ऊपर गांधी जी का नाम लगा रहे थे कि ये गांधी जी ने कहा है ऐसा करने को। तो इसलिए ये मूवमेंट थोड़ा सा वीक पड़ने लग गया, ठीक है। अब अगले में हम पढ़ेंगे अबाउट द ट्राइबल मूवमेंट, कि ट्राइबल एरिया में मूवमेंट कैसे हुआ था। कोई डाउट है आपका तो मुझसे पूछिएगा और इनके ऊपर क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन जो बनेगा वो है, व्हाट वाज अवध किसान सभा, हु ऑर्गेनाइज्ड अवध किसान सभा, व्हाट वाज बेगार नहीं बोलेंगे इसे, व्हाट वाज बेगार। नेक्स्ट, हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्डेड इन कंट्री साइड। तो ये मूवमेंट आप लिखेंगे, हाउ डिड दिस मूवमेंट अनफोल्डेड इन कंट्री साइड। ओके, तो ये क्वेश्चन आप कंप्लीट करके रखेंगे। थैंक यू सो मच।